Hi everyone, I'm Amazing Sinha from Deepak, School of English Language. Today I'm going to start the new topic, the biography of Sean Dunn. So, without wasting any time, let's get started. But remember, no fake, don't hesitate, while you take deep for knowledge sake. ओके तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं जो बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही हार्ट टचिंग थीम्स को मैं टच करने जा रहा हूँ। सिटीज लव, आई डू नॉट गो। ओके, ये क्या आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये स्वीटिश लव आई डोंट गो के जो पोएट है ना जॉन डन, वो जॉन डन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब बहुत ही रोचक, बहुत ही मजेदार लगने वाला है। तो ये लिखा, ये कंपोज किनके द्वारा किया गया था? तो जॉन डन के द्वारा। किनके द्वारा जी? अरे बोलिए, किसके द्वारा? जॉन डन के द्वारा कंपोज किया गया था, इसको लिखा गया था। तो जॉन डन, आज जो हम लोग का जो चर्चा है, हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो थ्रो लाइट करने वाले, प्रकाश डालने वाले हैं, हम इनकी बायोग्राफी पे प्रकाश डालने वाले हैं, है ना। तो बायोग्राफी, ये जो बायोग्राफी होता है ना, ये जीवनी होता है। तो आज क्या है, हम जॉन डन के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज जानेंगे कि जॉन डन का पर्सनल लाइफ क्या था, उनका प्रोफेशनल लाइफ क्या था, उन्होंने अपने जीवन को कैसे यापन किया था, वो क्या किया, है ना, कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की, इस सारे चीज का चर्चा आज हम करेंगे इस वीडियो में। सो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिक्स चलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश तो इंग्लिश चलेगा, नहीं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगा। इससे क्या होगा कि दोनों भाव आपको स्पष्ट पता लग जाएंगे। अरे थर्मोस्क्रीन नहीं लगाना है, थर्मामीटर लगाना है। अरे क्योंकि आप ही के पास तो है थर्मामीटर, क्योंकि आपको पावर है, आपको जज करने का पावर है कि कौन क्या देता है, कौन क्या नहीं देता है, ये आप लगा सकते हैं। ओके, मैं तो बहुत बुरा, अरे मैं तो आपको समझा दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आपका थर्मामीटर काम करेगा, आप थर्मामीटर लगाइए, लेकिन ये भाई थर्मोस्क्रीन मत लगाइएगा, बड़ा डर लगता है क्योंकि आज कोरोना बड़ा प्रचलन में है। ओके, तो अब मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ, ये अबाउट द पोएट मीन्स बायोग्राफी ऑफ जॉन डन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओह, तो एज वी नो दैट John Donne was born on 22 January 1572। उनका जो जन्म हुआ था ना, जॉन डन का जन्म 22 जनवरी 1572 ईस्वी को हुई थी। And belonged to a prosperous Catholic, Roman Catholic family। जहां तक उनका रिलीजन की बात है, जहां तक उनका धर्म की बात है, तो जॉन डन है जो रोमन कैथोलिक से वो ताल्लुकात रखते थे, उनका संबंध था, उनका नाता था। And he was a metaphysical poet. He was a metaphysical poet. Metaphysical poet? Do you know metaphysical poet? Here, we need to understand it. इसे समझने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है। We need to know it. What is metaphysical poet? What is metaphysical poem? तो जब तक शब्द का ज्ञान नहीं होगा ना, तो इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। ओके ना, तो समझना है। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि ये मेटाफिजिकल पोएट क्या। तो मेटा, गौर करेंगे, ये मेटा होता है ना, एज ए प्रीपोजिशन काम करता है, और इसका अर्थ होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है परे या से परे, परे या से परे यानी दूर, परे या से परे का मतलब दूर, बियॉन्ड। ओके, और मेटा और फिजिकल है, तो इसको लिखिए फिजिकल। यू नो फिजिकल,
तो फिजिकल का मतलब क्या है? फिजिकल का एक अर्थ होता है शारीरिक, लेकिन अगर लिटरेरी में आ जाए ना, अगर लिटरेरी दृष्टिकोण से देखें तो इसका अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है भौतिक चीजें जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। तो भौतिक चीजें, है ना, मेटेरियलिज्म, है ना। तो ये जो है बियॉन्ड मनी से पढ़े, तो ये कैसे इनका कविता आता था, है ना। यानी कहने का मतलब इनकी जो कविता रहती थी वो धन दौलत से परे हुआ करता था। तो आप समझ सकते हैं कि धन दौलत से परे क्या है? अध्यात्म, जो भगवान की खोज करे, जो ब्रह्म की खोज करे, हम उसी को तो मेटाफिजिकल कहते हैं, उसी को तो स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे थर्मामीटर लगाइए, ऐसे थोड़ी पता लगेगा किसको क्या कहते हैं, लगा ही दे रहा है थर्मामीटर। ओके, तो मेटाफिजिकल का मतलब क्या होगा कि जो भौतिक चीजों से परे हो, जो भौतिक चीजों से दूर हो, अर्थात उसको धन दौलत से कोई मतलब ना हो। तो इनके कविता में इस प्रकार का भाव रहा करता था, इस प्रकार का फीलिंग्स रहा करता था कि इसमें परे होता था भौतिक चीजों से, इसमें अध्यात्म की बात होती थी, स्पिरिचुअलिस्टिक चीजें हुआ करती थी। ओके, तो ये जो चीजें, तो मेटाफिजिकल की बात हुई, तो ये ही वाज अ मेटाफिजिकल पॉइंट। इट इज सेड he was called Jacobean poet. He was called a Jacobean poet. इनको Jacobean poet भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Jacobean poet। बिकॉज जो Jacobean का जो रीजन रहा था वो 16 से लगता है कि 16 से 30 तक रहा था, है ना। इसलिए इनको Jacobean poet भी कहते हैं। And he was a poet of 17th century. He was a poet of 17th century। वो 17वीं शताब्दी के क्या थे? वो कवि थे। कौन सी शताब्दी के कवि थे? 17वीं शताब्दी के कवि थे, क्योंकि जानते हैं कि उनकी जो मृत्यु हो गई थी कितनी ईस्वी को हो गई? उनकी मृत्यु 31 मार्च 1631 ईस्वी को हुई थी। जब ऐसी बातें हुई तो 16 और 17 के बीच, है ना, तो इसीलिए 16 और 17 में उन्होंने अपना कृतियां और उसमें अपना कार्य कर रहे थे, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं? 17th सेंचुरी की कवि कहते हैं। His father was a merchant। उनके पिता क्या थे? एक व्यापारी थे, एक बहुत बड़े व्यापारी थे। He was a trader। क्या थे? वो ट्रेडर थे। जहां तक हम उनकी पिता के नाम की चर्चा करें तो थोड़ा सा सर्च होगा। क्या होगा? थोड़ा सर्च होगा। करिए, क्या हो रहा है भाई? तो जॉन डन्स, his father was, it means his father's name was also John Donne। तो जॉन डन का नाम तो जान ही रहे कि जॉन डन था, लेकिन उनके पिता का नाम भी क्या था? जॉन डन था। his father's name, अच्छा, और जॉन डन था। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि कैसे भाई? बेटा का भी नाम जॉन डन और पुत्र का भी नाम जॉन डन, ऐसा क्या? और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं ये पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा रहा। अगर मैं पढ़ते चला जाऊंगा तो आपको इससे क्या फायदा होगा? समझाना है ये क्या होता है, कैसे समझेंगे। तो कैसे हुआ कि पिता का नाम जॉन डन और पुत्र का नाम भी जॉन डन? तो जॉन डन was named in the name of his father। ओके, क्या था कि जॉन डन का जो नाम रखा गया ना, वो अपने उनके पिता के नाम पर ही रख दिया गया। पिता के नाम पर ही रख दिया गया जॉन डन। एंड his mother's name was Elizabeth Haywood। John Donne's mother's name was Elizabeth Haywood। उनकी माता का नाम क्या था? एलिजाबेथ हैवुड था। तो एलिजाबेथ हैवुड क्या नाम था?
एलिजाबेथ हेवुड। तो क्या ये जो एलिजाबेथ हेवुड थी, है ना, तो उन्होंने ये उनके जो हस्बैंड हुए कौन हुए? जॉर्डन। तो जॉर्डन का मतलब क्या? जॉर्डन एक बेटा है, बाप दोनों का नाम सेम है। तो जॉर्डन की पत्नी का नाम, यानी जॉर्डन का माता का नाम क्या? जॉर्डन का पत्नी का नाम तो क्या? एलिजाबेथ हेवुड हुआ। लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं करना है, और एक जॉर्डन की पत्नी और एक जॉर्डन की मां, क्योंकि बाप बेटा का नाम तो सेम ही था ना। But one day, unfortunately, his father, means Jordan's father, his father passed away when Jordan was only 4 years old. जॉर्डन के पिताजी गुजर गए, है ना, उनके पिताजी गुजर गए जब जॉर्डन मात्र 4 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? वो महज 4 वर्ष के थे। उनके पिताजी पास अवे हो गए। पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना। वो गुजर गए। जब वो गुजर गए, क्योंकि घर के मुखिया थे, है ना, जॉर्डन, वो तो गुजर गए। जब वो गुजर गए ना, तो सारी ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलिजाबेथ हेवुड had to handle। इस सारी जिम्मेवारियों को हैंडल किनको करना पड़ा? एलिजाबेथ हेवुड। एलिजाबेथ हेवुड, द मदर ऑफ जॉर्डन। तो जब उनके हस्बैंड मर गए, जॉर्डन मर गए, तो सारी जिम्मेवारियां तो एलिजाबेथ हेवुड पर आ गई। जब हेवुड पर आ गया, तो अब सारे समस्या को, जिम्मेवारियां को सहना शुरू किया, उसको हैंडल करना शुरू किया। बट एट लास्ट ही वाज अनेबल टू बियर इट। शी वाज अनेबल टू बियर ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो सहने में, बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं हो पाई। उसे सक्षम नहीं हो पाई। वो क्या कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि उसको एक सपोर्ट की जरूरत थी। है ना, सी नीड्स सपोर्ट्स। उनको सपोर्ट की जरूरत थी। तो सपोर्ट के लिए क्या किया? सी डिसाइडेड टू मैरी अगेन, है ना। तो पति मर गए, तो फिर देखा कि घर कैसे चलेगा भाई, तो देखी तो अब पुनः वो शादी करने का निश्चय की। And some days later, he got married her desired person। और वो क्या की, है ना, अपने डिजायर्ड, अपने इच्छित पुरुष से वो शादी कर ली। क्या कर ली? शादी कर ली। शादी क्यों कर ली भाई? कि परिवार वगैरह चलाना था। जॉर्डन 4 वर्ष के थे, छोटा थे, तो उन्होंने क्या की? वो शादी कर ली। तो एक चीज और यहां समझने वाली बात है, मैं चर्चा किया कि जॉर्डन एक मेटाफिजिकल पोएट। तो आपके मन में ये लगा हो कि मेटाफिजिकल तो कहीं ना कहीं तो बना होगा ना। तो मेटाफिजिकल क्या था? मेटाफिजिकल जो बना था ना, ये जो लिरिकल एंड सैटारिकल वर्स, है ना, लिरिकल और सैटारिकल वर्स से, है ना, ये मिलकर बना कौन? मेटाफिजिकल पोएट, है ना। तो क्या मेटाफिजिकल किसे बना? कैसे बना मेटाफिजिकल? है ना, लिरिकल और सैटारिकल वर्स का ये मिक्सचर था, वो कौन? मेटाफिजिकल। नाउ ग्रेजुअली जॉर्डन ग्रीव, धीरे धीरे वो बड़ा हुए। बड़ा होकर के वो बड़ा हुए, अब उनकी पढ़ाई की जरूरत थी। He needs study, की जरूरत पड़ी उनको भाई। तो वो एडमिशन कहाँ लिए? वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया। कहाँ ले लिया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लिया।
and he started studying in the Oxford University. और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। कौन कर दी? किसने कर दिया? जॉन डन ने। At the time, the flame of anti-Roman Catholic was on its climax. उस समय क्या, जब वो पढ़ रहे थे, when he was studying in the Oxford University, at the time, anti-Roman Catholic protest was going on. वो क्या था? वो बहुत ना एक आग की तरह चल रहा था। तो हुआ क्या कि जब उन्होंने तो पढ़ रहा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, अंततः क्या करना पड़ा उनको? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर निकलना पड़ा। जानते हैं क्या? He had to leave Oxford University without graduate degree, without any degree. वो बिना डिग्री लिए हुए क्या हुआ? उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकलना पड़ा। बहुत दुख की बात है। वो निकलना पड़ा क्यों? क्योंकि ऐसा था क्या कि वो रोमन कैथोलिक थे? बनती है एक कारण, बनती है कि हाँ रोमन कैथोलिक था इसीलिए वो थे। तो एक कारण ये भी था, लेकिन इसका जो मुख्य वजह था, ऐसा नहीं था कि जो रोमन कैथोलिक होता था वो क्या बोलता है सबको ही निकाला गया था। ऐसा नहीं था, सबको डिग्री रोक दी गई थी, ऐसी बात नहीं थी। बात तो यहाँ कुछ और है, इसे जानने की आवश्यकता है। Here we can arise question. हम लोग यहाँ क्वेश्चन उठा सकते हैं। You can arise question before me. आप मेरे सामने क्वेश्चन उठा सकते हैं। Then a question arises here. तब एक क्वेश्चन उठता है, What happened to John Donne? तो जॉन डन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि बिना डिग्री लिए हुए यूनिवर्सिटी से निकल गए? ऐसा क्या हुआ था? कुछ तो रीजन होगा। यस, रीजन था। There are two major reasons behind it. There are two major reasons to leave Oxford University without any degree, without graduate degree. रीजन था, इसके पीछे दो रीजन था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री लिए हुए ऑक्सफोर्ड को छोड़ देना, इसके पीछे दो रीजन था। Because John Donne belonged to Roman Catholic family, Roman Catholic religion. उनका संबंध रोमन कैथोलिक धर्म से था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो रोमन कैथोलिक धर्म से संबंध रखते थे, पहली बात। और दूसरी बात, वहां चलता था है ना कि जो पढ़ रहा होता था तो उससे क्या किया जाता था? चर्च में उन्हें शपथ दिलाई जाती थी, जिसको कहा जाता था ओथ ऑफ सुपरमेसी। क्या कहा जाता था जी? ओथ ऑफ सुपरमेसी। ओथ ऑफ सुप्रीमेसी, ओथ ऑफ सुप्रीमेसी। तो जब उनको ओथ ऑफ सुप्रीमेसी देने के लिए कहा गया कि भाई तुम सुप्रीमेसी लो, ओथ लो, शपथ तुमको लेना पड़ेगा, तो ये क्या होता है? ओथ ऑफ सुप्रीमेसी, वर्चस्व का शपथ। वर्चस्व का शपथ, आप नाम से समझ में आ रहा होगा, वर्चस्व का शपथ नहीं तुमको करना होगा। तो ये तो ओथ ऑफ सुपरमेसी में होता क्या था कि उसमें किंग हेनरी जो 8 था है ना, वो इसको लाया था, स्टार्ट किया था, और फिर उसके सक्सेसर भी इस शपथ को, ओथ ऑफ सुप्रीमेसी को चलाते रहा। इसमें नियम क्या था कि जो भी चीजें थी, जो इसका आदेश, जो भी नियम है, सब फॉलो करना पड़ेगा। Then John Donne refused to take oath of supremacy. उन्होंने क्या किया? oath of supremacy लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। कहा कि I couldn't do it, I couldn't, sir. ऐसा मैं नहीं कर सकता, ऐसा मैं नहीं कर सकता। ऐसा क्यों भाई?
उसमें बहुत सारे नियम थे, उस सारे उस ओथ ऑफ सुप्रीमेसी बहुत सारे शर्तें थी, उसको पालन करना नहीं चाहते थे, क्योंकि गॉड का तो कुछ और मंजूर था, गॉड को तो कुछ और मंजूर था जॉन डन से करवाने का ना। अगर ऐसा नहीं करवाना होता तो ले लेते, अगर ये शपथ ले लेते, इफ ही टेक्स ओथ ऑफ सुप्रीमेसी he gets ग्रेजुएट, और उनको क्या, उनको तो डिग्री मिलती, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना भी नहीं पड़ता, उनको डिग्री मिल जाती, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अगर ले लिए होते तो उनको डिग्री मिल जाती, लेकिन नहीं, वो बंदिश में रह करके है ना वो सारी चीज को करना नहीं चाहते थे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे अब उनकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि नौकरी तो करना है, जीवन को यापन करना है, तो उन्होंने क्या किया, he joined, then he decided to join naval and finally he joined, उन्होंने ज्वाइन किया, कहाँ ज्वाइन किया, नेवल नौसेना में ज्वाइन किया। Moreover, so much so that he participated in 2 naval expedition, और इतना नहीं, वो क्या किया, वो 2 नौसेना अभियान में भाग भी लिया। John Donne was very honest and very sincere, and he became a powerful secretary, और क्या बन गए, वो पावरफुल सेक्रेटरी बन गए। क्या बन गए, पावरफुल सेक्रेटरी बन गए। अब यहां मजे की बात यह है कि अब तो इतना तक तो आपने सुना, मैंने बताया आप लोगों को, थर्मोमीटर लगा रहे हैं ना, लगाते रहिएगा। तो हुआ क्या कि अब यहां से जब ये चीज हुआ तो उसके बाद ये क्या हुआ कि वहीं पे एक पैटर्न्स है ना, पैटर्न्स जो संरक्षक होता है, पैटर्न्स वो संरक्षक की भतीजी पैटर्निस वाज एनिमोर। अभी कहा था कि पैटर्निस संरक्षक की जो भतीजी थी ना, वो कौन थी, एनिमोर थी। इट मींस पैटर्निस नेम वाज एनिमोर। पैटर्निस की जो पैटर्न जो संरक्षक की है ना, पैटर्निस की जो भतीजी थी उसका नाम क्या था, एनिमोर। एनिमोर से मुलाकात हुई जॉन डन को, and John Donne fell into love with animal। वो क्या हुआ, जॉन डन एनिमोर के प्यार में पड़ गया। किसके प्यार में, जॉन डन किसके प्यार में, एनिमोर के प्यार में पड़ गया। and finally both decided to marry each other। और दोनों क्या किया, एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। वही फैसला कैसा, सहमति से नहीं, कंसेंट से नहीं, गार्जियन के कंसेंट से, चलो भाई हाँ एक बात और, जो एनिमोर का जो पिता का नाम जो है ना, एनिमोर डॉटर ऑफ जॉर्ज मॉर, यानी एनिमोर के पिता का जो नाम था है ना, वो जॉर्ज मॉर था। तो बिना परमिशन के दोनों क्या किया, यानी जॉन डन मैरिड एनिमोर सीक्रेटली, इस चुपके से गुप्त रूप से शादी कर लिया। शादी तो कर लिया भैया, शादी तो कर लिया, लेकिन शादी का अंजाम बुरा हुआ, जैसा कि हम लोग दैनिक जीवन में देखा करते हैं। क्या हुआ, जॉर्ज मॉर ने उनको जेल भिजवा दिया, उनके ससुर साहब ने क्या कर दिया, जेल भिजवा दिया। He was sent to jail, he sent to prison, he sent to Fleet prison। उनको जेल भेज दिया गया। फ्लीट प्रिजन एक झील के में जो रहने वाला जो जेल होता है उसके बारे में भी कहा जाता है फ्लीट प्रिजन। उनको जेल भेज दिया गया। When he was sent to jail, जेल तो भेज दिया गया, बट जॉन डन को
नौकरी खोनी पड़ी, ही लॉस्ट हिज जॉब, उसको नौकरी क्या हो गई, नौकरी खत्म हो गई, है ना। जॉन डन की नौकरी खत्म हो गई ड्यू टू प्रिजन, ड्यू टू जेल, जेल के कारण, क्योंकि वो जेल में चले गए, और जब जेल में चले गए तो उनकी नौकरी खत्म हो गई। देयर इज नो डाउट इन इट, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट इन इट, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज जॉन डन ही लव्ड एनीमोर अ लॉट, बहुत प्यार किया करते थे जॉन डन अपनी पत्नी एनीमोर से, बहुत प्यार किया करते थे। जब वहां से लौटे, देन रिटर्न, वो जेल से जब लौटे, ही रोट हिज वाइफ एनीमोर अ कोट, उन्होंने एक कोट लिखा जॉन डन एंड डन अंडर, ही रोट बाय यूजिंग फन, ये फन का प्रयोग करते हुए, है ना, जॉन डन एंड डन अंडन, ओके, दिस इज कोट बेस्ड ऑन फन, इट इज कॉल्ड फन। मैं पिछली वीडियो में जो बताया था फिगर ऑफ स्पीच मैंने बताया था, है ना, फिगर ऑफ स्पीच मैंने बताया था, उसमें फन की चर्चा बोला था मैंने कि अगले वीडियो बनाऊंगा फिगर ऑफ स्पीच का, उसमें डालूंगा, इसकी चर्चा होगी। तो उन्होंने लिखा और लिख करके भेजा, तो उन्होंने कोट लिखा, क्या लिखा था, जॉन डन एंड डन और क्या, जॉन डन एंड डन और अनडन। अब क्या हुआ कि उनकी नौकरी तो चली गई, वो तो अपना क्या बोलता है, नौकरी तो खो दिए, काहे नौकरी खो गया भाई, काहे चला गया, जेल के कारण, न वो प्यार के चक्कर में पड़ते, उनकी नौकरी जाती। सबसे मजे की बात यहां पर है कि एनीमोर बो 12 children, 12 issues of 16-year मैरिज पीरियड, 16 वर्ष के शादी के पीरियड में वो 12 बच्चों का जन्म दिया। कितने बच्चों को जन्म दी, 12 बच्चों को जन्म दी थी। He bore 12 issues of 16-year-olds marriage period, out of which over 2 or 3 children were passed away. उसमें तो कुछ बच्चे, 2-3 बच्चे मर भी गए थे, वो मर गए थे। But unfortunately, at the time of delivery of 12th child, animal passed away. बढ़ावे बच्चे को जब जन्म दे रही थी ना, एनीमोर गुजर गई। बढ़ावे बच्चे जब जन्म हुई थी ना, उस समय वो क्या हो गई, बेचारी मर गई, चली गई। अब जॉन डन पर तो अब पहाड़, जो जहां तक वो शादी की बात है, तो शादी तो उन्होंने लव मैरिज किया था, शायद 1621 में किया था। लेकिन अब तो एनीमोर मर गई, तो अब तो पूरा जिम्मेवारी किनके पे आया, है ना, किनके पे आया, जॉन डन पे आया। तो जॉन डन उस यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तो लॉ और थियोलॉजी का अध्ययन किया था। ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। तो लॉ तो जानते हैं, कानून विधि का पढ़ाई, है ना, और थियोलॉजी इसको जानेंगे। थियोलॉजी क्या है, थियो है ना, ये समझेंगे। थियो का मतलब होता है गॉड, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। तो जो गॉड का अध्ययन करे इसे थियोलॉजी कहते हैं। गॉड का अध्ययन, ब्रह्म विद्या, है ना, ईश्वर मीमांसा। तो कुछ लोग कहेंगे कि गॉड का अध्ययन क्या होता है भाई, थियोलॉजी। गॉड का अध्ययन नहीं होता है, क्यों नहीं भाई?
जो गॉड ने जो आप हम लोगों को दिया है ना, वो तो अध्ययन करने की तो चीज है, उसको खोजने की तो चीज है। तो अगर थियोलॉजी का यहाँ अर्थ लें तो धर्मशास्त्र, तो उन्होंने विधि के साथ साथ धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया था। रिमेंबर, he was not only a poet but also lawyer and priest। priest भी थे, वो न केवल एक पोएट थे बल्कि वो क्या थे, एक लॉयर थे और एक प्रेस्ट थे, एक पुजारी भी थे, प्रीचर भी थे। But he was not happy. He was not happy that profession. He was not happy with that profession of law, advocacy। ओ क्या बोलता है, वो वकीली के प्रोफेशन से वो खुश नहीं थे, वो खुश नहीं थे because he didn't earn more money, he didn't get more money from that profession। उस पेशा से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते थे, because of which he was unable to serve his family। इसलिए अपने परिवार को सेवा करने में सक्षम नहीं थे। तो हुआ क्या कि अब तो इतना सारे चीज ये घट गया, इतने सारे चीज ये बीत गया भाई कि चलो वकीली भी करते थे, पेट नहीं भरा। अब उनकी उम्र बढ़ती चली गई थी, हालांकि उन्होंने बहुत सारे जगह है ना, he visited many countries like Spain, Italy, Germany। ये इस सारी जगह उन्होंने बहुत सारे जगह यात्रा किया था और उनको लिटरेचर पढ़ने का भी बहुत शौक, he was fond of reading literature, बहुत शौक था, मजे से पढ़ा करते थे, इधर उधर घुमा करते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री घुमा करते थे। अब क्या हुआ कि अब उनको मन ये गृहस्थ जीवन से मन उठा, थोड़ा उठ गया। जब उनको मन हुआ तो क्या किया उन्होंने, he decided to join Anglican Church of England as a priest। जब उनकी मन हुआ तो वो क्या किए, उन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड के एंग्लिकन चर्च को ज्वाइन कर गया। क्या कर गया, एंग्लिकन चर्च को उन्होंने ज्वाइन किया। और जब वो ज्वाइन किया तो he became a preacher, he became the greatest preacher। वो एक महान उपदेशक बन गए, प्रीचर। तो प्रीच को देखेंगे, ये प्रीच वर्ब होता है और ये प्रीच का मतलब होता है प्रवचन देना, और प्रीच से बना क्या, प्रीचर। क्या बना, प्रीचर, उपदेशक बन गए। क्या बन गए, वो उपदेशक बन गए, एकदम नामी गिरामी प्रीचर बन गए। कौन, जॉन डन। कब, जब वो एंग्लिकन चर्च में वह प्राइस्ट के रूप में ज्वाइन किया और एक बहुत बड़ा उपदेशक बन गए, प्रीचर बन गए। हालांकि अगर हम बात यहां करें, इफ आई टॉक अबाउट जॉन डन, देन वो प्रीवियसली जो पहले जो लिखा करते थे ना, उनकी जो पोएम हुआ करता था इरोटिक हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था, कैसा पोएम लिखा करते थे, ये प्रेस्ट जो बने प्रेस्ट बने, और प्रेस्ट के पहले वो कैसा इरोटिक, कैसा पोएम्स लिखा करते थे, इरोटिक पोएम्स लिखा करते थे। इरोटिक का मतलब होता है काम वासना। यू नो काम वासना मीन्स लव एंड सेक्सुअलिटी। इट मीन्स those poems were based on love and sexuality। वो जो कविता हुआ करते थे ना, वो कविताएं किस पे आधारित हुआ करते थे, लव और सेक्सुअलिटी पर आधारित हुआ करते थे। कब, जो प्रेस्ट बनने से पहले जो लिखा करते थे वो काम वासना से ग्रसित कविता हुआ करता था। लेकिन जब इस साधु संत ये प्रेस्ट बन गए ना, प्रीचर बन गए, तो इस प्रकार की कविताओं को लिखना बंद कर दिया और कैसा कविता लिखना शुरू किया, ये स्टार्टेड
writing, composing religious poems and sermons. उन्हें धार्मिक कविताओं को लिखना शुरू किया, उपदेशों को लिखना शुरू किया। तो जब ये उपदेशों को लिखना शुरू किया, रिलीजियस पोएम्स को लिखना शुरू किया, तो यही रिलीजियस पोएम्स और sermons ने क्या किया? Religious poems and sermons made him a pioneer of metaphysical poem. और यही रिलीजियस पोएम और सरमन्स ने उन्हें मेटाफिजिकल कविता का एक प्रथम अन्वेषक बना दिया, अग्रदूत बना दिया। अन्वेषक का मतलब मेटाफिजिकल का जानते हैं, ये कौन है? इसका फादर ये जॉन डन, इसी को खोज किया था उन्होंने। तो कौन बना दिया? रिलीजियस पोएम्स एंड सरमन्स ने उनको पायनियर बना दिया, प्रथम अन्वेषक, अग्रदूत बना दिया। किस चीज का? मेटाफिजिकल पोएम का। जब वो तो अब तो बहुत नाम कमाने लगे, है ना, बहुत नाम कमाने लगे। अब हम अगर उनकी रचनाओं की बात करें, उनकी रचना पर हम प्रकाश डालें, सो आई वुड लाइक टू थ्रो लाइट ऑन हिज वर्क देन। तो उनकी रचनाएं क्या थी? उनकी रचनाएं ऐसे बहुत सारी चीज लिखे थे। हालांकि अगले वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूंगा, चिंता नहीं करना। जैसे स्टाइल क्या होता है, पोएम का सब रूप है, कितने प्रकार में बांटा जाए ना, पोएम कितने प्रकार के होते हैं, इसी में आता है स्टायर, इलेजी, वर्स, है ना, बहुत सारी चीज आते हैं। तो हिज वर्क्स स्टायर्स, इलेजी, वर्स, ये सारी चीजों को उन्होंने लिखा। स्टायर्स व्यंग काव्य, इलेजी जो शोक, इलेजी का मतलब जो शोक, है ना, शोक के लिए जो काव्य लिखी जाती है इसको इलेजी, वर्स, काव्य, छंद, ये सारी चीज लिखा करते थे। लेकिन उन्होंने ही रोट सॉन्ग एंड सोनेट्स, उन्होंने सॉन्ग और सोनेट भी लिखा था। तो सोनेट तो जानते हैं कि 14 लाइन्स का जो कविता होता है इसको सोनेट कहते हैं। ये भी जानते हैं कि 14 पंक्ति के जो सोनेट्स होते हैं वो 8 लाइन ऑक्टेट और सेस्टेट में बटा रहता है ना, ऑक्टेट और सेस्टेट में बटा रहता है, ऑक्टेट एंड सेस्टेट में बटा रहता है। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है, मजे की क्या कहेंगे, यह सबसे दुर्भाग्य की बात है कि सॉन्ग और सोनेट तो उन्होंने लिखा, बट song and sonnets were published posthumously को समझेंगे? पोस्थामस जानते होंगे, पोस्थामस चाइल्ड, है ना। पोस्थामस किसको कहते हैं? जब पिता को मरने के बाद कोई जन्म लेता हो, हम उसको पोस्थामस चाइल्ड कहते हैं। तो यही बात हुआ था किसके साथ? जॉन डन के साथ। किसके साथ? ये सॉन्ग और सोनेट्स के साथ, कि लिखने वाला मर गया, तो मर जाने के बाद, है ना, जीते जी नहीं, जॉन डन जब जीवित थे तो नहीं छपा, जब वो मर गए तब इसका पब्लिश हुआ। सॉन्ग एंड सोनेट्स वो पब्लिश्ड पोस्थामसली, या ये कह सकते हैं कि सॉन्ग एंड सोनेट्स वर पब्लिश्ड आफ्टर द डेट ऑफ जॉन डन। तो जॉन डन के मृत्यु के बाद उनका पब्लिश हुआ। किसका? सॉन्ग और सोनेट का। और उन्होंने बहुत सारा चीज लिखा है ना, जैसे सीडोमाटिया। क्या? सीडोमाटिया इन्होंने लिखा है, सीडोमाटिया ये भी लिखा है। फिर लिखा है एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ओके, एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने लिखा। तो इस प्रकार से उन्होंने उनकी बहुत ही खूबसूरत रचना, बहुत ही दिल को छू लेने वाली रचना है ना। एंड वन डे ही डाइड ऑन 31 मार्च 1631, और उनकी मृत्यु कब हो गई? 31 मार्च 1631 ईस्वी को हो गई। एंड वाज बरीड इन ओल्ड सेंट पॉल कैथेड्रल, और उनको सेंट पॉल कैथेड्रल में उनको दफना दिया गया। तो आज का ये जो था ये बायोग्राफी, उनकी जीवनी, ये जो इनकी जीवनी जो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों की चर्चा मैंने किया है ना। और अब जो है वो स्वीटेस्ट लव आई डोंट विल का इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। एकदम मजा आने वाला है, एकदम धारसिंह। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।